नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोहड़ी के पर्व पर प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की बहुप्रतीक्षित पहली बैठक शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई है। इसमें कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आर्की में मैंने पहली बार कहा था कि ओपीएस बहाल करेंगे। पिछले दिनों अधिकारी पैसा नहीं होने की बात कहकर इसमें अड़चन डालते रहे, लेकिन मैंने अपना फार्मूला दिया है। पिछली सरकार ने तो कर्मचारियों के 5,000 करोड़ रुपए के एरियर के भी नहीं दिए हैं। जोशीमठ संकट को लेकर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को देहरादून में हुई है। बैठक में जोशीमठ त्रसदी और इससे प्रभावित लोगों को ध्यान में रखकर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि सहायता पैकेज में पहले सर्वे और लोगों से बात की जाएगी। भारत सरकार से भी राहत पैकेज मांगा गया है। साथ ही सरकार 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी। विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा की दर पर भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही 6 महीने के लिए बिजली पानी के बिल माफ करने और बैंक लोन के लिए 1 साल की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एसवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही वाराणसी में बने टेंट सिटी का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई राज्यों को 100 करोड़ रुपए से अधिक की गई परियोजनाओं को आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया है। साथ ही गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल, एक जहाज मरम्मत सुविधा और एक एलिवेटेड रोड का भी लोकार्पण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में नासिक शिरडी राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत बेहद दुखद है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपने हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक जिले में शुक्रवार सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और 22 लोग घायल हो गए। निजी पर्यटक बस के 45 यात्रियों में से कई ठाणे जिले के अंबरनाथ स्थित एक कंपनी के कर्मचारी थे। अधिकारियों ने कहा कि वे अहमदनगर जिले के मंदिरों के शहर सिरडा जा रहे थे, तभी यह घटना हुई है। रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिले में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। मुजफ्फरपुर से एडवोकेट सुधीर ओझा ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जबकि बजरंग दल के गणेश झा जिला पर एसोसिएशन के प्रमोद कुमार व अधिवक्ता अजीत कुमार ने किशनगंज में दूसरा मामला दर्ज कराया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बुधवार को तुलसीदास की रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया था। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री ने आगे कहा था कि रामचरितमानस और मनुस्मृति समाज को विभाजित करने वाली पुस्तकें हैं। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। कला के शासक कांग्रेस भी इस कोशिश में जुट गई है कि राज्य की सत्ता हाथ से न चली जाए। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दांव चल दिया है। चुनाव से कुछ ही महीने पहले गहलोत ने सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया है और कहा कि इसे लेकर संसद में कानून बनाया जाना चाहिए। गहलोत के इस बयान को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में सीएम गहलोत ने यह बयान दिया है। एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने सोशल सिक्योरिटी का जिक्र करते हुए कहा, हमने चिरंजीवी योजना लागू की है। राजस्थान में हेल्थ के लिए पूरे देश के अंदर ऐसी योजना नहीं है। एक प्रकार से यूनिवर्सल हेल्थ 10 लाख रुपए का हमने बीमा कर रखा है। नए
साल के मौके पर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हुए 2 आतंकवादी हमलों की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। जम्मू कश्मीर में हाई लेवल मीटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 2 दिनों के दौरान हुई दोनों घटनाओं की जांच एनआईए को सौंपी है। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर इसकी जांच करेगी। इससे पहले जहां घटना हुई है उस गांव के सरपंच धीरज शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मामले की जांच एएनआई को सौंपने की मांग की थी। बता दें कि 1 जनवरी को हुए आतंकवादी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 14 अन्य घायल हो गए थे। हमने घायल हुए एक अन्य शख्स की मौत के बाद अस्पताल में हुई एक ही जगह पर 2 अलग अलग घटनाओं में आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। तमिलनाडु सरकार की विभागों में नौकरी पाने के लिए तमिल भाषा की पात्रता अनिवार्य कर दी गई है। उम्मीदवार को भर्ती परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर पास करना होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए कानून में संशोधन किया है। विधानसभा में शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार सेवक अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के प्रावधान के मुताबिक अधिनियम की धारा 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास राज्य की आधिकारिक भाषा यानी तमिल का पर्याप्त ज्ञान ना हो सकेगा। पिछले कुछ दिनों की मामूली राहत के बाद एक बार फिर से दिल्ली में कोल्ड ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही। कई विशेषज्ञों ने ये संभावना जताया है कि दिल्ली में पारा शून्य या उससे नीचे तक लुढ़क सकता है। पहाड़ों पर चल रही मौजूदा बर्फबारी दिल्ली में मकर संक्रांति के बाद भी हार कपाएगी। इस बात ये तो शायद हो गई है कि 14 जनवरी को जबरदस्त शीतलहर की वापसी होने जा रही। मौसम विभाग ने मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के मद्देनजर जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक तापमान सामान्य से काफी नीचे गिरने वाला है। गिरावट सिर्फ रात और सुबह के ही तापमान में नहीं होगी बल्कि दिन का तापमान भी औंधे मुंह गिरेगा। लेकिन जानकारों की राय तापमान में कितनी गिरावट होगी उसको लेकर काफी हद तक बटी हुई नजर आ रही है। असम से लगी विवादित सीमा के सटे गांव में रहने वाले पंजीकृत मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में भाग ले सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को यह बात कही है। कुमार ने मेघालय में चुनाव की तैयारियों की 2 दिवसीय समीक्षा में चुनाव आयोग की टीम का नेतृत्व किया है। यात्रा का तापमान शुक्रवार को हुआ है। सीईसी ने कहा है विवादित सीमा के लगे गाँव में रहने वाले लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं। दोनों पक्षों ने संयुक्त बैठकें की है और वरिष्ठ स्तर पर भी चर्चा हो रही। हम स्थिति देख रहे और चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।